नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की चर्चा का हमारा विषय है चीन की विस्तारवादी नीति, उसका रवैया और इसे लेकर भारत की रणनीति। भारत और चीनी सेना के बीच इस साल मई की शुरुआत से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर गतिरोध जारी है। दोनों पक्षों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ताएं जो हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है और अब तक कोई समाधान नहीं निकला। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में अब भी आक्रामक पोजीशन पर तैनात है और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में चीन को लेकर भारत का नजरिया स्पष्ट किया है। रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि एलएसी पर गतिरोध को खत्म करने के लिए चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता का अब तक कोई सार्थक समाधान नहीं निकला। भारत सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। चीन के विस्तारवादी मंसूबों को लेकर रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई देश विस्तारवादी है और भारत की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो भारत के अंदर वो ताकत है कि वो अपनी जमीन किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगा। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे चीन के विस्तारवादी रुख की और इसे लेकर भारत की नीति की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कई दौर की वार्ताएं होने के बाद भी भारत और चीन के बीच गतिरोध जो है वो अभी भी बरकरार है। पड़ोसी मुल्क चीन के रवैये को लेकर भारत और भारतीय सेना कितनी सतर्क है और चीन को लेकर भारत फिलहाल किस रणनीति पर चल रहा है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच हैं जो कि निदेशक इंडिया फाउंडेशन के। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर राज्यसभा टीवी में। पहला सवाल वीरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है वो कोई नई नहीं है। डोकलाम गलवान के बाद भारत का जिस तरह से रुख रहा है, कितना कड़ा और बड़ा संदेश भारत की ओर से, और जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम किसी भी देश की विस्तारवादी नीति का माकूल जवाब देना जानते हैं। देखिए, जैसा रक्षा मंत्री ने बोला है कि हमें पूरी तैयारी रखनी है, पूरी सावधानी बरतनी है। चीन की विस्तारवादी नीति का जो हमको झेलना पड़ा जून में गालवान वैली में, ईस्टर्न लद्दाख में जी। पहली दफा उन्होंने जो हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, एग्रीमेंट्स थे कि फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एडजस्टमेंट में, और सिर्फ हम बाउंड्री टॉक्स से उसको धीरे धीरे अपना समझौता निकालेंगे। तो वो जो एग्रीमेंट है, वो अंडरस्टैंडिंग को चाइना ने तोड़ दिया और हमारे लिए बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि 62 में चाइना ने अटैक किया और हमारी बहुत सारी जमीन चाइना ने ले ली जी। और उसके बाद ये वाजिब है कि इंडिया में बहुत ज्यादा जो है वो इसके बारे में रोष था और कई सालों तक हमने चाइना से कोई भी संबंध नहीं रखे। लेकिन उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग आई कि चाइना हमारा नेबर है और चाइना और इंडिया दोनों ही जो है इस बढ़ते हुए ग्लोब में, विश्व में दोनों की जगह हो सकती है, दोनों का राइज, साइमल्टेनियस राइज हो सकता है जी। तो इस तरीके से हमने अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, ये अंडरस्टैंडिंग में कि बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, सो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर वाज द सेंट्रल प्रेमिस, और उसको चाइना ने डिस्टर्ब कर दिया जी। और ये पहली दफा हमको संकेत नहीं, इसके संकेत तो हमको मिलते रहते थे, पहले भी थे। डोकलाम में चाइना ने बहुत खराब रुख दिखाया और उसके साथ साथ जो चाइनीज स्टेट मीडिया और कम्युनिस्ट पार्टी के जो मीडिया ऑर्गन्स थे जी, वो इतनी खराब कमेंट्री लिखते थे कि इंडिया को सन 62 में सबक सिखाया वो काफी नहीं था, अब फिर से इंडिया को सबक सिखाना की जरूरत है जी। तो एक तरीके से एक मीडिया वॉर भी जो है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑल्सो
इंडिया के खिलाफ चलाया जा रहा था। जी। और आप हर तरीके से देखें, इंडिया की कोशिश ये रही कि चाइना के साथ हम जो है वो मिलके चलें, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करें, रिलेशनशिप बढ़ाएं। ट्रेड हमारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि ट्रेड हमारे फायदे की चीज़ नहीं है, तभी भी हमने उसको संतोष किया और चाइना के साथ हम आगे बढ़ते गए। लेकिन चाइना ने हमको कोई भी संतोषजनक मौका नहीं दिया किसी भी वक्त में। तो जी। आपका सवाल का जवाब, छोटा जवाब ये है जी। कि हमको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और चाइना को अब मौका आ गया, हमने बहुत दिनों से इसको चाइना को परख लिया है जी। और चाइना को एक एडवर्सरी नेशन की तरह से हमको मान के चलना है। जी। और उसी तरह से हमको अपनी सैन्य तैयारी, डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे सब चीज़ों की हमको पकड़ रखनी है। स्ट्रेटेजिक जो डायनामिक्स है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स है, उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी, जो सबसे अहम चीज है, जो सेंट्रल वर्टिकल है स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स में, वो यूएस चाइना रिलेशंस पे है। तो अगर यूएस चाइना रिलेशंस की में टकराव जारी रहेगी, जैसा संकेत है, बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं उन्होंने भी ये बताया है, ट्रंप साहब ने इस चीज को बहुत उभार के सामने लिया है जी। अब बाइडेन भी, क्योंकि यूएस चाइना में बहुत टेंशन बढ़ रही है, अगर यूएस चाइना में टेंशन बढ़ रही है तो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं, उसका हम जिक्र धीरे धीरे करेंगे। बट उस चीज का हमको बहुत ध्यान रखना है। तो चाइना को हमको बहुत ध्यान से जो है मॉनिटर करने की जरूरत है। और वो अब कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट और हम कॉम्प्लेसेंसी रहें कि भाई चाइना से हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, हम चाइना की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखें, जो कि शायद मुझे लगता है डोकलाम में हमने बहुत कड़ा रुख अपनाया जी। और हमारा काम भी हुआ और दुनिया में हमारी स्टैंड को सराहा गया। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि डोकलाम के बाद हमने फिर थोड़ा सा ढीलापन दिखाया और इसको चाइना ने हमारी कमजोरी समझा। जी। तो आपका ये मानना है कि भारत जब थोड़ा सा नर्म रुख अख्तियार करता है तो वहीं पर चीन जो है वो आक्रामक होने की कोशिश करता है। जिस तरह की बात वीरेंद्र जी ने कही, मैं आपका रुख करना चाहूँगी कटोच जी, कि वार्ता की मेज पर कई बार जो है दोनों देश आ चुके हैं। रक्षा मंत्री ने भी कहा कि पिछले दौर में कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर जितनी भी वार्ताएं हुई हैं उसका कोई सार्थक समाधान नहीं निकला है। क्या हम मुख्य वजह मानते हैं इस डेडलॉक के पीछे आप? देखिए, मेरे अपने सोच विचार से ये भारत और चीन के बीच में मामला कभी भी सुधरने वाला नहीं है जी। और इसका खास कारण ये है कि जैसे शुरुआत में आपने कहा और रक्षा मंत्री जी ने भी कहा, चीन जो है ये एक विस्तारवादी देश है, ये एक्सपेंशनिस्ट देश है। अभी चीन की फिलॉसफी के मुताबिक, उसकी जो चीन की फिलॉसफी है वो ये है कि एक पहाड़ी में दो शेर नहीं रह सकते। अभी एशिया को अगर आप एक पहाड़ी मानते हैं तो यहां पर दो शेर है, एक है भारत और दूसरा है चीन जी। और चीन चाहता है कि सिर्फ वही शेर रहे और कोई नहीं। तो इसीलिए जब पहले कहा गया था कि देखिए दोनों देशों का राइज हो सकता है, ये तो भारत का कहना है, लेकिन चीन इस बात को कभी नहीं मानेगा जी। अभी इसी को मैं आगे ले जाता हूं। तो ये जो भारत, जो चीन की जो कोशिश है अभी, वो कोशिश साफ ये है कि भारत को किसी ना किसी तरह से ऊपर उठने से रोक दिया जाए। तो वो उसका प्राइमरी मकसद है। अभी ये जो चीन के जो एक्शंस नीफा में, अरुणाचल प्रदेश में और ईस्टर्न लद्दाख में आपने देखे हैं, ये एक बड़ा डिजाइन है और ये एक पुराना डिजाइन है। उसका मतलब है धीरे धीरे पूरे हिमालय के ऊपर कब्जा करना। अभी इस कब्जा करने से ये आप उनकी फिलॉसफी जो है ये 1949 से ही चली है, जब माओ ने बोला था कि तिब्बत हमारा पाम है और उसकी 5 उंगलियां जो है, और उंगलियां उसने गिनना शुरू कर दिया अरुणाचल प्रदेश से। फिर अरुणाचल प्रदेश आ गया, नेपाल आ गया, सिक्किम आ गया, जम्मू एंड कश्मीर तक वो पहुंच गई है जी। अभी बात ये आती है कि वो पहाड़ियों के ऊपर क्यों कंट्रोल करना चाहता है पूरे हिमालय के ऊपर। अगर हिमालय के ऊपर चीन का कंट्रोल हो जाता है तो जो पानी जो आता है नीचे वाले देशों के ऊपर, वो पानी कंट्रोल में आ जाता है
और जब वो पानी कंट्रोल में आ जाएगा तो जो नीचे वाले जो डाउन कंट्रीज हैं जिनको पानी नीचे मिलता है फिर वो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये चीन का मुझे अपना लगता है इसका लॉन्ग टर्म डिजाइन है और धीरे धीरे उसकी कोशिश करने की उसी की कोशिश में लगा हुआ है जी। अब फर्क ये पड़ा कि जब उसने यही कोशिश की, जब आप भूटान की बात कर रहे हैं डोकलम की, तो यही उसकी कोशिश थी। भूटान उसका एक उंगली है जो चाहता है वो पाम के साथ जुड़ी हुई हो और उसके ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर डोकलम में भारत, क्योंकि भूटान भारत का प्रोटेक्टरेट है, तो वहां पर भारत ने चीन को रोक दिया। अभी ये बात चीन को समझ नहीं आई कि ये कैसे हो गया है, लेकिन भारत ने अपना रुख चेंज नहीं किया और चीन को पीछे हटना पड़ा। दूसरी बात, जब गलवान के ऊपर बात आई तो वही बात हुई, भारत ने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए ये जो आप टेंशन देख रहे हैं, जो इस समय पर ईस्टर्न लद्दाख पे टेंशन है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि चीन ने जो अग्रेशन की है या कोशिश कर रहा था, भारत ने उसका जवाब दे दिया जी। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों देशों के बीच में इस प्रकार से कोई समझौता होने वाला है। इसलिए नहीं क्योंकि भारत की तरफ से कोशिश नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि पिछले शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी कोशिश की चीन के साथ हाथ मिलाने की, लेकिन जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, जिस प्रकार से उनका अभी रवैया रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो शांति चाहते हैं। अभी रही बात आगे की, तो मुझे लगता है कि ये जो हमने इस समय पर जो अपना रुख अपनाया है, वो पूरे विश्व में सपोर्ट मिल रहा है उसका, और उसका सपोर्ट मिलना आपका इसका मिसाल ये है कि जब हम देखते हैं कि इंडियन ओशन में या साउथ चाइना सी में क्या हुआ है, जिस प्रकार से चीन वहां पर एग्रेशन कर रहा था साउथ चाइना सी में, अब और कोई भी देश आगे नहीं आ रहा था, लेकिन जब भारत ने चीन का मुकाबला किया गलवान में और उनको जवाब दिया, तो उसके बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया को समझ आ गई कि चीन को जवाब देना जरूरी है, और वहीं से ये एक मूवमेंट बढ़ गया कि चीन जो साउथ चाइना सी में भी जो चीन कर रहा है वो गलत है। तो एक तरफ से ये मैं समझता हूं कि भारत ने पहल की और पूरी दुनिया भी पीछे आ गई है, और ये पहल मुझे लगता है भारत को आगे भी करनी होगी। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मैं आपका रुक करना चाहूँगी, और जैसा कि कटोच साहब भी कह रहे थे कि चीन से किसी समझौते की उम्मीद करना बेमानी होगी। हमने देखा है कि चीन की कथनी और करनी में कितना अंतर रहा है। चीन अगर ये कहता है कि बातचीत से मामला सुलझेगा, तो इस पर आपका क्या मानना है, कितना इस पर विश्वास किया जा सकता है? और अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है चीन का, वो तो कम से कम नाउम्मीद करता है। देखिए, मैं कटोच साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि चाइना से हमारे को कोई समझौता नहीं निकलने वाला है, क्योंकि बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10-15 सालों से तो हम बहुत एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं। चाइना के साथ हमने ट्रेड बढ़ाया, ये जानते हुए भी कि हमारा जो ट्रेड है वो करीब 50-60 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है, जिससे हमको बहुत नुकसान होता है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इमैसिएट कर दिया है चाइनीज चीप गुड्स के आने की वजह से। हम खफा है इस बात पे, लेकिन हम चाइना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। चाइनीज इन्वेस्टमेंट करीब 12-13 साल पहले मैं विदेश मंत्रालय की तरफ से एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होता था, जिसके फाइनेंस सेक्रेटरी चेयरमैन होते थे, उसका मेंबर था मैं। तो उसमें कई दफा चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बातें आया करती थी। तो हम लोग हमेशा ये स्टैंड लेते थे कि नहीं, चाइना हमारा दोस्त है, अच्छा फ्रेंडली नेशन है, और चाइना के इन्वेस्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जैसे हम कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज की तारीख में सिचुएशन बदल गई है, तो चाइना पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। चाइना ने जो हमारे एग्रीमेंट थे, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, उसको तोड़ा। चाइना ने हमको छोटी छोटी चीजों में परेशान किया। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हमारी एंट्री जो है वो उन्होंने एक्टिवली उसको प्रिवेंट करा। अब हमने चाइना के साथ में काम बढ़ा, और हम, जैसे कटोच साहब ने भी बात करी, मैंने भी बताया था पहले, एक साइमल्टेनियस राइज एक प्रिंसिपल था जिसके लिए हम वेडेड थे, हम उसको प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब हमारी एक महत्वाकांक्षा है, एक रीजनेबल है
कि हमको इंटरनेशनल स्टेज पे एक बाकायदा एक रोल अदा करना है, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप चाहते हैं हम। तो उसके लिए सबसे जो कंट्री है जो सबसे ज्यादा खिलाफत में है और एक्टिवली काम कर रहा है वो है चाइना। तो चाइना पग पग में जो है वो हमको परेशानी दे रहा है। हमारे चाइना ने ऐसा स्टैंड क्यों लिया? क्योंकि चाइना, जैसे बताया, कि हमारी मिलिट्री क्रेडिबिलिटी को डिमोलिश करना है जी, जिससे कि हमारे नेबरहुड में वो अगर समझे नेपाल की इंडिया बैलेंसिंग रोल में रिलाई किया जा सकता है, तो चाइना उनको ये बताएगा कि नहीं, देखो इंडिया अपने को ही डिफेंड नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या डिफेंड करेगा। इसी तरह से भूटान में उनका रुख है और दूसरे देशों के पास भी इस तरह का मैसेज है। तो चाइना की एक जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर है, टाइम से पहले, प्रीमेच्योरली। सब लोगों को मालूम था, दुनिया भर के सब लोगों को मालूम था कि एक वक्त आएगा कि चाइना उभर के नंबर 2 में भी इवन नंबर 1 नेशन हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि 2020 में ऐसी चीज आएगी। ऐसा सोच रहे थे कि 2035 2040 के आसपास कुछ ऐसी चीज आएगी। लेकिन जो 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में और अमेरिका में खासकर, उसने चाइना को एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस दिया कि वक्त उनका जो है वो 2035 में नहीं आएगा, अभी आ गया। एंड एग्रेसिवली उन्होंने सब चीजों को पुश करने दिया और उसके बीच में एक इंडिया जो है, एक इंडिया को सबक सिखाना है कि इंडिया, आपकी हिम्मत क्यों है कि अमेरिका के साथ में जुड़ रहे हैं। तो हर तरीके से चाइना का एक बहुत बड़ा डिजाइन है और हमको जो है चाइना पे ट्रस्ट नहीं करना। ये टाइम हो गया, बहुत सालों तक हमने सोच लिया कि हम चाइना के साथ, क्या होता है कि इंडिया में जो चाइनीज स्पेशलिस्ट हैं जिनकी वजह से काफी सालों तक हमारी पॉलिसी बनती रही, अब उनसे बात करें, उनकी कमेंट्री पढ़ें, तो सबसे ज्यादा वो कहते हैं, आपको मालूम है कि इंडिया से चाइना 4 गुना बड़ा है, मिलिटरीली बड़ा है, इंडिया से चाइना की जीडीपी बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमको, देखिए, छोटा से छोटा कंट्री जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए खड़ा हो जाता है जी। और हमारे और चाइना के बीच में इतनी एसिमेट्री नहीं है। पाकिस्तान हमारे खिलाफ खड़ा होता है कि नहीं होता है जी, जबकि पाकिस्तान हमसे करीब 7-8 गुना 10 गुना छोटा है जी हर तरीके के मामलों में। हम तो चाइना से थोड़े से ही छोटे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता को ऐसा डुबो दिया गया है कि हमको सबसे पहले जरूरत है अपनी मानसिकता को जीतना, कि हम चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और दिखाया, डोकलाम में हम खड़े रहे। तो उसी तरीके से हमको जम के रखना। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपकी बातों को लेकर मैं जाना चाहूंगी मेजर साहब के पास। कटोच जी, आपसे कितना सहमत हैं आप वीरेंद्र जी की बातों से? लेकिन हमने देखा है कि सरकार का जो अब स्टैंड है, जिस तरीके से सरकार अब आक्रामक है, डोकलाम और गलवान के बाद भी हमने देखा, और पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध हो या फिर चाइनीज़ सामानों पर पाबंदी हो, सरकार हर मोर्चे पर चाइना को ये कड़ा संदेश दे रही है कि बस अब और नहीं। और जहां पर भी चाइना अड़ियल रुख अपना रहा है या थोड़ा सा अग्रेसिव दिख रहा है, सरकार उसे काउंटर अटैक कर रही है। देखिए, ये जो गुप्ता साहब ने बात की है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। अभी देखिए, जहां तक भारत की बात है ये मैं देख रहा हूँ, पहली बार हम चीन का मुकाबला बिल्कुल उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे कि चीन हमारे साथ डील कर रहा है। तो जब चीन सख्त हो जाता है, हम भी सख्त हो जाते हैं। ये पहले नहीं होता था जी। तो ये जो रुख जो चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि इस रुख के चेंज होने से चीन को एक धक्का सा लगा है। उनको लगा है कि उनकी इज्जत गिर गई है, और वाकई में ही अगर आप देखेंगे दुनिया में उनकी इज्जत जरूर गिरी हुई है, क्योंकि उनको इस प्रकार के कदम लेना नहीं चाहिए थे जी। अभी देखिए, आगे जाके भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जहां तक दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, मैं मानता हूं कि चीन की जो मिलिट्री है वो भारत से काफी, अगर आप नंबर्स की तरफ से ले तो स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज मैं आपके जो भी राज्यसभा टीवी देखते हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर जमीन के ऊपर लड़ाई होगी तो वो टिबेटियन प्लेटो के ऊपर होगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर होगी, और वहां पर हम चीन का उस प्रकार का मुकाबला करेंगे
कि चीन कभी भूलेगा नहीं। जी। या यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर वहां पर लड़ाई होती है तो जो तिब्बतन प्लेटो के ऊपर जो एयर लड़ाई होगी एयर फोर्सेस की, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब तक आपकी जब भारतीय सेना का इंडियन एयरफोर्स चीन के ऊपर भारी पड़ेगा, तब तक चीन कभी हिम्मत नहीं करेगा लड़ाई लड़ने की। तो अगर हम शांति चाहते हैं तो पहला कदम शांति के लिए ये होना चाहिए कि हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं और इस प्रकार से तैयार हो जाएं कि अगर वो लड़ाई होगी वो हम जीतेंगे। और जब चीन को दिल में वो ये बात समझ आ जाएगी, उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी लड़ाई करने की। तो एक तरफ से ये एक तरीका है शांति बनाने का। दूसरा मेरी अपनी तरफ से एक सोच विचार है कि जब हम देश की बात करते हैं और चीन के साथ मुकाबला करने की बात करते हैं, तो सिर्फ ये सरकार का काम नहीं है। मेरे अपने विचार से ये पूरे देश का काम है। ये होल ऑफ इंडिया अप्रोच जिसको बोलते हैं, ये पूरा भारत मिलके ये मुकाबला करेगा। अब पूरा भारत कैसे? सबसे पहले तो हम इकोनॉमी की बात करेंगे। देखिए, अभी जाके पिछले एक साल में ही कई लोगों ने, कई भारतवासियों ने बोला कि हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। उसका तो असर ये हो गया कि जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ था, जो तकरीबन $60 बिलियन था, वो अभी तकरीबन 40 से कुछ ऊपर, थोड़ा सा ऊपर रह गया है। अभी मुझे पूरा यकीन है कि अगर तमाम भारतवासी कहेंगे कि देखो हम चीन का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये जो चीन को जो धक्का लगेगा, ये मैं समझता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज चले जाएगी। दूसरा, सरकार इस प्रकार का पूरा कदम नहीं ले सकती है क्योंकि वो WTO रूल्स के साथ बंधी हुई है। लेकिन देशवासी कर सकते हैं, और अगर हम चीन का सामान नहीं खरीदे तो चीन वो बेच नहीं सकता है। मुझे लगता है कि सरकार को क्योंकि कई डिपेंडेंसी है हमारी, जो सामान चीन से हम ले रहे हैं वो हमारे अपने खुद के मैन्युफैक्चर के लिए जरूरी है। तो वो मुझे लगता है हमारे बिजनेसमैन को भी वो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है कि जो चीन से पहले सामान आता था वो हम मैन्युफैक्चर के लिए वो हम दूसरे देशों से लें। तीसरी बात आती है कि जहां तक इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, मैं समझता हूँ यहाँ पर एक जो क्वाड जो अभी इस समय पर चल रहा है, इस क्वाड को ऑपरेशनलाइज करने की बहुत जरूरत है। एक बार आप क्वाड को ऑपरेशनलाइज कर दो और उसके बाद क्वाड में मुझे लगता है बाकी देश भी, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन मिल जाएंगे, आसियान के जो मेजर कंट्रीज हैं वो भी इसमें मिल जाएंगे। तो एक तरफ से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग हो जाएगी जो चाइना को वहां पर कंट्रोल में ला सकती है। और जब चाइना को हम दोनों जगह से, पहाड़ों में भी और इंडियन ओशन में भी कंट्रोल पे लाएंगे, तो मुझे लगता है कि यही एक मैसेज जाएगा चीन को कि इस प्रकार का व्यवहार से उसको कुछ फायदा नहीं है और उसको अपनी जो नीति है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, आपकी इन्हीं बातों को मैं वीरेंद्र गुप्ता जी के पास ले जाना चाहूंगी और बहुत ही छोटा सा उत्तर चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है। सर, कितना सहमत है आपकी चीन से अब हमें जो लड़ाई है वार्ता की मेज से कहीं आगे निकलकर कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर के अलावा हमें आर्थिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर और जो विकल्प कटोच साहब ने बताए, उन सभी स्तर के लेवल पे हमें उससे ये लड़ाई लड़नी होगी? जी हाँ, ये जो इकोनॉमिक लेवल की बात करी कटोच साहब ने, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और पिछले एक साल में भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जो कि ज़रूरी हैं और मुझे लगता है कि उसको और चलाना चाहिए। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल एरियाज़ में रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं, प्रायर अप्रूवल कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो वो सब स्टेप्स और सख्त होने चाहिए। और जो डेफिसिट है, 40-50 बिलियन डॉलर तक की अभी भी डेफिसिट है, उसको और ख़त्म करना है, उसके लिए ठोस कदम की ज़रूरत है। देखिए, आप कहते हैं ना कि चाइना पे हम विश्वास करें। जब भी हम ये बात उठाते हैं चाइना से कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, चाइना हमको बात करता है, कमेटी बन जाती है, लेकिन कुछ होता नहीं है, कोई ठोस कदम नहीं लिए जाते हैं। और हमारा जो डेफिसिट का प्रॉब्लम है वो कई सालों से चलता आ रहा है। तो अब जो है, अब इस बात की उम्मीद रखना कि चाइना कुछ करेगा, वो खत्म हो गई बात। अब हमको स्टेप लेना है। और इकोनॉमिक लेवल पे देखिए, हो सकता है कि हमारे
50-60 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट है अगर चाइना से कम हो जाएगा तो चाइना पे बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि चाइना पे असर नहीं पड़ेगा इसलिए हम लोग कुछ करें ही नहीं, ये भी गलत है। हमको शुरुआत तो करनी है ना। जी बिल्कुल। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो शायद ये एक सिल्वर लाइनिंग होगी, अच्छी चीज होगी, जिससे हमारे यहाँ फिर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। तो जब तक कि हम चाइना का चीप इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे या उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे, हर तरीके होते हैं, WTO के लिमिट्स में रहते हुए भी हम बहुत सारे स्टेप ले सकते हैं और हमको सारे इकोनॉमिक स्टेप्स का टाइटनेस करनी चाहिए। कटोच साहब ने जैसे बोला कि क्वाड है, डिप्लोमेटिकली हमारे पास क्या रास्ते हैं। एक तो अमेरिका की रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत अहम है और अब ये प्री बैरिकेशन और सिटिंग ऑन द फेंस का टाइम नहीं है। देखिए, चाइना हमारा एक एडवर्सरी एनिमी नेशन है और उसके सिचुएशन में चाइना और अमेरिका में बहुत टेंशन है। तो हमको, और हम जो सही कर रहे हैं अभी 2+2 की टॉक्स में हमने चौथा एग्रीमेंट भी साइन कर लिया जी। और बीका, और उसके बाद अब हमारे फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स पूरे तैयार हो गए हैं। तो हमको इंडिया और अमेरिका के साथ में और आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाएं और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हमारी है बहुत ज्यादा और हम उसको आगे ले जाएं। साथ साथ में और बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसकी सोच हमारे जैसी है, जो कि क्वाड के मेंबर्स हैं, जापान की, चाइना से इसी तरह की प्रॉब्लम है और बाकी कंट्रीज की। तो उन सब कंट्रीज से हमारा जो है वो मिलजुल के बात करें और कि हम चाइना को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एक और बात कहूंगा फाइनली कि कोविड की सिचुएशन की वजह से चाइना की जो सॉफ्ट पावर है उस पर बहुत करारा चपत पड़ी है और साथ में ये भी है कि चाइना एक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया है, उसमें लोगों को बड़ी आपत्ति है, वेस्टर्न कंट्रीज को बड़ी आपत्ति है। तो उससे हमको रास्ते निकलते हुए नजर आते हैं और कुछ जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो है जो चाइना में हो रही है आज, मुझे लगता है वो चाइना से जरूर निकलेगी बाहर और उसमें जो है उसको हम कुछ जो है वो इंडिया में लाई जा सकती है जी। तो ये हमें देखना है कि ये मौके जो डेवलप हो रहे हैं उससे हम अपने को कैसे सावधान करें और हम अपने फायदा कैसे कर सकते हैं। इन मौकों से और इन तरीकों से चीन को चौतरफा घेरा जा सकता है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और चीन की इस विस्तारवादी नीति से न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व जो है वो वाकिफ है कि चीन की नीति विस्तारवादी है। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन इस भारत की सोच से चीन जो है वो इत्तेफाक नहीं रखता। तमाम दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं लेकिन नतीजा नहीं निकला। हालांकि अभी भी वार्ता के लिए भारत जो है वो तैयार है, लेकिन भारत इसके लिए भी तैयार है कि चीन अगर कोई नापाक हरकत करता है या चीन किसी भी तरह की कोई गलत कदम उठाने की तरफ बढ़ता भी है तो भारत उसको उसी के तरीके से, उसी लिहाज से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।